हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस में आपका स्वागत है। तो कल अपन जो ये क्लास किए थे वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ था, तो इसलिए अब दोबारा करना पड़ेगा इसका। ठीक है, देखो, तो पहली बात ये चीज़ याद रखना ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी में लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। इसे 2023 में भी आया, उससे पहले भी आया। तो ये सिंपल सी बात है कि ये अपन बचपन से करते हैं भागफल वाली चीज़ें, तो उसमें याद रखना कि वो क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे भाज्य होता है, जिस संख्या में अपन भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो अगर मान लो कुछ शेषफल बच जाता है, ठीक है, भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है और जितनी बार डिवाइड किया गया उसको भागफल अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, कि भाज्य जो है बराबर क्या होता है। भाज्य मतलब ये जो संख्या है बराबर होते हैं भाजक, इन दोनों का तो गुणनफल होगा, गुणनफल करके ये दोनों ये वाला जुड़ जाएगा गुणनफल करने के बाद में। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि भाज्य माइनस शेषफल है, भाज्य ये मान लो 15 में से 3 घटाओगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा 12 आता है। घटाना है तो अपने को, ठीक है, अगर जोड़ा जाए तो भाज्य प्लस क्या करना पड़े, भाजक, भाजक माइनस शेषफल, तो 3 - 1 करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन देखेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अपने को क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, याद करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो आप क्वेश्चन करोगे तब समझ जाओगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि दी गई संख्या में भाजक का गुणज मौजूद है तो शेषफल शून्य होगा। अब ये हमेशा याद रखना, यूपीएससी ने इस टाइप से लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लो मैंने उस दिन बताया था कि 91 92 ऐसे करके दिया था यूपीएससी ने, 17 से या 19 से डिवाइड करने को बोला था, तो उसका मल्टीपल था उसमें, तो याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ये दशमलव वाली बात है, ये एनसीईआरटी में भी अपन पढ़े थे। तो क्या होता है कि जब मान लो कि हर बराबर हो, ठीक है, ये अंश होता है, ये हर होता है, तो हर बराबर होता है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो ऊपर वाली जो संख्या है कौन बड़ी है कौन छोटी है उसी के आधार पर डिसाइड हो जाता है। अगर हर समान हो तो अंश के अनुसार ही डिसाइड करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आप एनसीईआरटी में भी पढ़े हुए इसको। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ भी याद रखना कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए 14 के पहाड़े से, ना कि ऐसा नहीं कि अपन तुम काटते जा रहे हो, ऐसे नहीं। तो याद रखना, रिमाइंडर पूरा का पूरा करना चाहिए तभी वो रहेगा। दूसरी बात, मान के चलो जब अंश बराबर होता है, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा है वो बड़ा होगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लेके बताया। दो मेथड होता है। एक तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब ये डिफरेंट, ये तो जब है कि जब मान लो कि हर समान है, यहाँ पे अंश समान है। अब मान लो कि ऐसी कंडीशन बने जिसमें ना अंश हो ना हर समान हो, तब क्या करना पड़ेगा। एक मेथड है कि आप डिवाइड कर लो, डायरेक्ट डिवाइड करने के आधार पर उसको डिसाइड कर लो। ठीक, दूसरा तरीका है कि आप एलसीएम ले लो, जो नीचे है इसको इक्वल बनाने के लिए वो एलसीएम लिया जाता है, फिर ये वाली चीज़ जो लग जाती है। बस सिंपल सा वही बात है, उसी के लिए किया गया। तो यहाँ पे अपने एलसीएम या 96 बना, तो 96 को अपन स्वाभाविक सी बात है नीचे 96 बनाना है, तो यहाँ पे ऊपर भी जैसे यहाँ 96 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न वही रहनी चाहिए। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी तो वापस से वही भिन्न आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके आधार पर फिर जब देखो हर समान हो गया तो अंश के अनुसार डिसाइड कर देंगे, सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, खत्म, आंसर वही है। ठीक, अब बात आती है डिविजिबिलिटी वाले रूल, एनसीईआरटी में दिया तो इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्वेश्चन बनते हैं इससे। और मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए एक चीज़ याद रखना कि नंबर सिस्टम से लगभग लगभग ये मान के चलो, कभी कभी जैसे 2023 में 25 क्वेश्चन आ गए थे ओनली नंबर सिस्टम से, पर मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि 2025 में 10 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे आपको, एज ए मिनिमम है ये, तो 10 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखना। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक या अंतिम क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये है तो अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये नहीं है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मान लो इस संख्या में रिमाइंडर निकालना तो पूरी संख्या भाग नहीं दिया जाता, इसकी इकाई अंक में ही भाग देके अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। 4 अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखो रिमाइंडर निकालना तो 4 से भी इसमें डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड है तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, 8 को अगर निकालना है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये चीज़ रखना, इसमें डिवाइड अगर अपन रिमाइंडर निकालना रहेगा तो 8 को इससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर 2 आएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। ठीक है, तो हम अपन कल वाली क्लास कर रहे हैं, कल जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो उसी को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपन आज इसको कंप्लीट करूँगा मैं, नंबर सिस्टम को।
ठीक है, आगे देखो। तो अपने यहाँ देखा कि 8 जो है, 8 के लिए डिवाइड क्या करता है अपन, 3 संख्या ले रहे हैं आखिरी की। अगर 16 से अपन करना है तो अंतिम 4 अंक से बनी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे एक ट्रेंड पकड़ा कि जैसे 2 की पावर 1 है तो अपन एक संख्या ले रहे हैं आखिरी की। अब जब 2 की पावर 2 है तो आखिरी 2 ले रहे हैं। जब 2 की पावर मतलब 3 है तो 3 संख्या ले रहे हैं। 2 की पावर 4 है तो 4 संख्या ले रहे हैं। 2 का पावर 5 है तो मतलब जैसे मान लो 32 से अब डिवाइड करना, तो 32 से डिवाइड करने के लिए आखिरी की 5 संख्या लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न ये है कि जब बहुत यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए, 64 का दे दे, ठीक है, 128 का दे दे, तो इस तरीके से दे दे, तब उसमें ये चीज़ें अप्लाई होती है, तो आराम से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगला जो है 3 से अंकों, 3 से अगर डिवाइड करने का क्या रूल है भाई, जो जितने भी अंक दिए हैं, ठीक है, इनका योग कर लो और योग को से डिवाइड करो। तो इसका योग करें तो 23 आया, 23 आया तो 3 के डिवाइड होगा, नो, रिमाइंडर यहाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो रिमाइंड निकालने के लिए पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐड करो, ऐड करके डिवाइड करो, जो आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर डिवाइड, अगर मान लो कि जो है जितना इनका योग आया है अगर वो 3 से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 9 का भी यही रूल होता है, 9 का भी क्या है, अंकों का योगफल करो, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका अंकों का योग करो और इसको जो है जो भी आएगा योगफल उसको डिवाइड करोगे, तो उससे अगर मान लो पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर मान लो पूरा डिवाइड नहीं आया तो रिमाइंडर जो भी है आपको मिल जाएगा। अब एक थोड़ा ये सिंपल सा चीज़ है, ये समझने वाली है कि जैसे 9 जो है ना, 9 3 का गुणज है, ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा है। और जो है 9 का 3 जो है क्या है, भाजक होता है। ठीक है, मतलब उसे डिवाइड हो जाता है। बात आती है को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसका एचसीएफ जो क्या होता है, 1 होता है। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, 1, तो ये को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा सिंपल सा बोलता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, बस। अगर ये है, जैसे अपन यहाँ देख के पता लगाए जाएंगे 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये रूल याद होने ही चाहिए आपको, तभी आप एग्जाम में फास्ट स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे वही पैटर्न पकड़ेंगे जो अपन 2 का पैटर्न पकड़ रहे थे। तो ठीक है, 5 का देखो यहाँ पे अपन इकाई अंक देख रहे हैं। अब इसके लिए दो अंक मतलब देखो मैंने बोला था जो यहाँ पावर होता है उतने अंक देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो 25 के लिए अपन अंतिम 2 अंक देखेंगे, 5 की पावर 3 है तो इसके लिए 3 अंक देखेंगे। ठीक है, 5 की पावर 4 है तो इसके लिए अंतिम 4 अंक देखेंगे, उसे डिवाइड करके देखेंगे पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला है जो है 6 का रूल। तो 6 किसका है, 6 किससे बनता है, 3 इंटू 2 का मल्टीपल। तो 3 का भी रूल लगना चाहिए और 2 का भी रूल लगना चाहिए। तो 2 का रूल क्या होता है, इकाई 0 अंक, जो इकाई अंक होता है 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। अब दूसरी बात, इनके अंकों का जो योग है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तो 2 वाला रोल तो लग रहा है, अपन 3 वाला नहीं लग रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। वैसे सेम सिंपल चीज़ यहाँ पे भी है, इकाई अंक तो 2 वाला रूल लग गया, इसका अंकों को जोड़ेंगे तो दोनों को लग रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे मान लो कि 6, जैसे 12 का निकालना हो तो 3 इंटू 4 का नियम लगाएंगे। ठीक है, 14 का निकालना हो तो 2 इंटू 7 का नियम लगाएंगे। 15 का निकालना हो तो 3 इंटू 5 का नियम लगेगा। ऐसे 18 का निकालना हो 2 इंटू 9 लगेगा। 20 का अगर करना हो तो 4 इंटू 5 वाला रूल लगाएंगे। 21 का करना 3 इंटू 7, तो ये चीज़ याद रखना। 22 का निकालना है तो 2 इंटू 11। 24 का निकालना 3 इंटू 8। 99 का निकालना है तो 9 इंटू 11। ठीक है, 35 को निकालना है तो 5 इंटू 7। तो इस तरीके से ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यूपीएससी क्वेश्चन टफ बनाता है तो आप कर सकते हो। अब ऐसे मेरा मानना है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर यूपीएससी एग्जाम में ऐसे पूछा भी है, 7 का पूछा, 13 का पूछा, तो मेरा मानना है कि 7 के लिए तो डायरेक्ट आप डिवाइड करना तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसको आप लेंदी पड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि जब भी अगर ऐसा कोई संख्या दी है तो डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा, इससे मतलब ठीक है, फिर भी सीख लो। 7 से अगर मान लो डिविजिबिलिटी रूल चेक करना तो इसमें क्या होता है, इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष बची हुई संख्या में से घटाना होगा और संख्या को छोटा करना होगा। तो वही है कि देखो इसको 3 को 2 से गुणा करेंगे और जो ये जो बची हुई संख्या उसमें से 2 घटाएंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब ये घटाए यहाँ पे आया, अब इसको 2 से गुणा करेंगे, जो बची हुई संख्या उसमें से घटाएंगे, फिर ये आया, फिर उसके बाद में यही है, इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर, मतलब यहाँ पे इसको 2 से गुणा किया। ठीक है, और जो ये बची हुई संख्या उसमें से घटा दिया। तो ऐसे करते जाएंगे, आखिर में ये फिर 2 अंकों की संख्या बचेगी तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 7 से। तो ये मेरा मानना है 7 का तो आप डायरेक्ट डिवाइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, पर फिर भी थोड़ा याद रहे तो एग्जाम में। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, टूल्स हमेशा रखने चाहिए। जो आपके मान लो एक मेथड काम नहीं करा तो दूसरा मेथड काम करना चाहिए, तो वो फ़ायदा रहता है उससे। अब मान लो 11 का नियम क्या होता है, इसमें एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो एकांतर ये याद रखना कि ये इनको जोड़ेंगे, ठीक, फिर इसके बाद में इसको जोड़ेंगे,
फिर इनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 1 आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या होना चाहिए, क्या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए। मतलब 11 गुणज मतलब 22, 33। तो ये चीज़ यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा ये। तो वैसा 13 का नियम है, यूपीएससी ने 13 का नियम भी पूछा है, ठीक है, 7 का पूछा, 13 का पूछा है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी यहाँ तक पहुँच चुकी है और आगे वो पूछेगी और किसी चीज़ का भी, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, 13 से 3 के जोड़े बनाकर एकांतर क्रम में जोड़ना और घटाना। मतलब 11 का जैसा ही है, अपन 11 में क्या कर रहे हैं, अपन एक अंक ले रहे हैं, अपन इसमें क्या करेंगे 13 में 3 का लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो संख्या है उसको 13 में से भाग जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 का लिए, अब मतलब ये देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, तो इन दोनों को जोड़ लो, इसमें से घटा दो, तो रिमाइंडर 0 आ रहा, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। मतलब जैसे अपन देखो इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, फिर घटाया तो फाइनल ये आया, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, 13 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में यूपीएससी ने जैसा कि 2023 में भी इस टाइप की इकाई अंक वाला पूछा था, 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे, ठीक है। तो अब देखो कभी कभी यूपीएससी एक ही एग्जाम में से तो 2 क्वेश्चन पूछ रहे, तो 2025 में क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे यहाँ से, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ले लो, ठीक है, जैसे अब क्या मुझे लग रहा है डिविजिबिलिटी रूल से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत टाइम हो गया, शायद 2018 में पूछा था एक बार, शायद 2019 उधर भी पूछा है, उसके बाद पूछा नहीं डिविजिबिलिटी वाला रूल। तो हो सकता है क्या वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज रहे, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक की बात कर रहा है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब देखो एक चीज़ समझना, एक तो ये तरीका जब मान लो सिंपल संख्या दी है तो 36, 18, 88, 54, 72 डायरेक्ट निकाल लिए तो इकाई अंक आ गया। अब मैं एक तरीका सिखाता हूँ, जैसे मान लो अगर ऐसी बड़ी संख्या दे दी जाए तब क्या करना होता है। अब देखो यहाँ पे आप सारी संख्या गुणा करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, पर अपने इकाई अंक तो चाहिए ना। इकाई अंक किससे मिलेगा, जब अपनी इकाई अंकों की संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 3 के 18। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ 18 आ गया, अब इसका जो है 8 लो और इससे गुणा करो, 32 आया, ऑटोमेटिक इकाई का अंक क्या आ गया 2। तो ये सीखना है। दूसरी बात, जब भी कभी याद रखना कि 5 हो, ठीक है, इकाई अंक 5 हो और कोई सम संख्या है, कोई भी एक सम संख्या मिल जाए आपको, तो वो हमेशा उसका इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है और किसी संख्या के इकाई अंक सम है तो इकाई अंक 0 होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो ये वाली जो चीज़ें हैं आपको याद करके रखनी है। 1 मिनट में थोड़ा ये कर लेता हूँ, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा। अब जो कुछ चीज़ें जो अलग है उनके लिए अपन सीखेंगे, परंतु ये तो पावर हो, देखो, ठीक है। 0 की कोई भी पावर हो, 0 की चाहे अनंत हो, कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। अगर 1 की कितनी भी पावर हो, तो 1 की एनी पावर हो तो इकाई अंक 1 आएगा, ठीक। 5 की कोई भी पावर हो, इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 की कोई भी पावर हो, इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सिंपल है, इनका तो रट ही लेना 1 2 3 इन 4 चीज़ों के लिए, 0 1 5 6 का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये नोटिस कर रहे हो, 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 ही आ रहा है, 5 है तो 5 ही आ रहा है, 6 है तो 6 ही आ रहा है, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे देखो 4 के लिए 4 भी आता है और 6 भी आता है, पर कब आएगा, 4 जब विषम है, 4 की पावर विषम है तो याद रखना कि 4 आएगा इकाई अंक। अगर 4 की पावर जब सम है तो याद रखना कि इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। वैसे सेम चीज़ 9 के लिए भी है, 9 के लिए 1 और 9 आता है। तो 9 कब आएगा, जब इवन पावर रहती है, ठीक है, और जब विषम पावर रहेगी तब 9 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो अपन ने लगभग 0 से लेकर 10 नंबर तक देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अपने किस किस का देखा, इनका तो सेम होता है, 0 1 5 और 6 का अपन ने देखा सेम होता है, ठीक। दूसरा 4 का ओड इवन के आधार पर निकाला जा सकता है, 9 का भी ओड इवन के आधार पर निकाला जा सकता है, ठीक। अब बचे हैं ये 4 नंबर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछले 2024 में भी क्वेश्चन दिए, ठीक है, तो याद रखना इनमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके जो भी पावर आएगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो उसमें रिमाइंडर बचेगा, अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि आखिरी के 2 अंक लेंगे, उसमें से जो भी आएगा उसके अनुसार जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये क्यों होता है इन चारों संख्या में, देखो यहाँ पे रिपीटेशन कब होता है, 2 की पावर 1 किए तो 2 आया, 2 की पावर 2 किए तो 4 आया, 2 की पावर 3 किए तो 8 आया, 2 की पावर 4 किए तो 16, 2 की पावर 5 लिए तो 32 आया, ठीक है। अभी कितनी बार हो रहा है रिपीट, मतलब सभी 5 नंबर पर रिपीट है, इसीलिए अपन क्या करते हैं 4 तक अपन डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए 4 का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगता है। यहाँ पे भी वही सिंपल सी बात है कि 5 पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी 3 की पावर में कोई भी दिया होगा उसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 में भी वही सेम चीज़ है, 8 में भी वही सेम चीज़ है। तो याद रखना इनमें सब में जो है
3 की पावर 4 जो है वैल्यू होती है वो 1 होता है, 7 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 जो है 6 होता है, और 8 की पावर जो 4 है 6 होता है। इसलिए इसमें है ना अपन 4 से डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाते हैं। देखो यहाँ पे जो 3 की पावर है तो 3 की पावर अपने देखा जो भी पावर में आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे, आखिरी के 2 अंक लेंगे अपन, उसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 3 है। अभी 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, तो इकाई अंक अपना आ गया। और ये यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, देखो एक और चीज़ यहाँ देख लो कि 2 हो चाहे 5 हो 10 हो, मैं इकाई के अंक के आधार पर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये तो अपने को पता भी है कि 5 में क्या होना चाहिए इकाई अंक 0, 5 अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होता है 0 2 4 6 8 होता है। ठीक है, 10 के लिए सब ऐसी बात है, आखिरी के आप संख्याओं में भाग दे लो, उससे पता लग जाएगा, इकाई के अंक के आधार पर पता लग जाएगा। ठीक, अब बात आती है भाई शेषफल निकालने वाला, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। ठीक है, एक तो अपन ने क्या देखा था कि जैसे यहाँ 12 है और 12 का यहाँ पे गुणज है कंप्लीट, तो उससे भी डायरेक्ट रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, देखो अब देखो अलग अलग अपन करेंगे, इसमें इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आया। अब जब डिवाइड करो इनको गुणा कर लो पहले। ठीक है, 15 15 अपन 12 करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, अब मान लो कि इस तरीके से दिया हो, पर याद रखना कि जब देखो ऊपर जो है अंश अगर बड़ा हो हर से और एक ही ज़्यादा हो जस्ट, तो उसमें अपन करेंगे 9 को ऐसे 50 बार लिखो, सब ऐसी बात है। अब सब में क्या रिमाइंडर बचेगा, एक एक बचेगा, आखिरी में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मान लो कि हर बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, ध्यान से समझना। कैश तो रिमाइंडर उस टाइम 8 आएगा। ठीक है, कैश रिमाइंडर जो है सब एक सी बात है -1 आता है। अगर दोनों इस कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि -1 है, तो इसका मतलब है कि 50 अगर सम पावर होगी तो सब ऐसी बात है 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कैश तो 8 आएगा, कैश तो 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो 8 की पावर 51 है, अगर जब देखो यहाँ पे 51 8 की पावर 50 तक अपन जानते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, 1 आता है, और उसके बाद में जब 8 को अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। पर याद रखना इन दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए तभी लगता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे वही मैंने बोला था कि -1 की पावर ओड आ गया तो ओड आ गया तो -1 आएगा, तो -1 आंसर नहीं लिखेंगे अपन, 8 रिमाइंडर लिखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे इससे पता लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये तो अपन जब देखें कि भाई अंश और हर में 1 का डिफरेंस होता तब ये चीज़ लग रही है। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा बड़ा दे दे तब क्या करना पड़ेगा, फिर पावर को तोड़ना पड़ेगा अपने को। जैसे 2 की पावर 50 है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें पहले, इससे पहले अपने ये आना चाहिए, जब आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती है। ठीक है, अब 1 की पावर 0 या कोई भी संख्या की पावर 0 होती है तो 1 ही होता है। ठीक है, और a अपन में जब घाते ऐसे होते हैं मल्टीपल में चली जाती है। ठीक है, अच्छा डिविजिबिलिटी में होती है घाते, तो उसका ऊपर जाओगे उसको लेके जाओगे वो माइनस में हो जाती है, ये चीज़ याद रखना। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको एक मिनट। a की पावर m है और a की पावर मान लो नीचे नीचे n है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये am इंटू a की पावर -n हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना कि दोनों क्या चीज़ हो जाएगी, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, तो जोड़ दोगे तो -n हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लग रही है यहाँ पे। तो वैसा सब सेम अपने यहाँ किया। पहले देखो अब 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं आराम से, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, 50 आ गया। अब मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखो ये तो, अब देखो ये 2 की पावर, अब देखो इसको 3 को मैं सेपरेट कर लूँगा तो ये 8 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा तो ये वाला चीज़ लग जाएगी यहाँ, ये वाला जब अंश बड़ा होता है। तो अंश बड़ा होता है तो इससे क्या रिमाइंडर आता है, हमेशा 1 आता है, तो ये 1 की पावर 16 कुछ भी हो 1 ही आता है। अभी 2 की पावर 2 4 है, इससे रिमाइंडर अपना निकल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, सेम चीज़ यहीं पे भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 है, इसके 10 की पावर 10 है, तो 7 + 3 लिख सकते हैं अपन। अभी 7 में 7 डिवाइड करोगे तो सब एक सी बात है जो है रिमाइंडर 0 आएगा और इसके अनुसार डिसाइडेड होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब 3 की पावर कोई भी चीज़ हो तो हमेशा क्या करते हैं। ठीक है, चाहो तो वहाँ पे उस तरीके से कर सकते हो। देखो ध्यान समझना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आया, 3 की पावर 2 करो कितना है 9, 7 में 9 का पावर जो है, अगर 9 में डिवाइड करते हो 27 आया ना, नहीं 9 आया, 9 में 7 का 2 रिमाइंडर आना चाहिए ना। रुको, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा इसने वो बनाया 9 बनाया है। ठीक है, और 9 की पावर ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको भी ऐसे तोड़ा है इसने, 7 + 2 में तोड़ा है। ठीक है, फिर वही वापस से 2 की पावर 5 बचा। अब 2 की पावर 5 को ओपन कर लिया, 32 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बच गया। तो ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ जो है कब लगेगी, जब ज़्यादा डिफरेंस दिया हो
और प्लस वाली चीज़ से आ रहा हो तो प्लस वाली चीज़ में थोड़ा अलग लगेगा, और यहाँ पे जो अपन करे थे मल्टीपल वाला ये चीज़ें थी, तो ये थोड़ा याद रखना है, इसको स्टार मार लो क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इस टाइप से आपको ना जो दृष्टि वाली बुक करोगे उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से समझना इसमें। अब देखो 99 को अपन डिवाइड किया, तो पहली बार एक बार गया 99 99, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर एक संख्या उतारेंगे, क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर अगली संख्या को उतारेंगे अपन, फिर लगाया, फिर वापस पूरा पूरा भाग गया, फिर 1 आ गया। फिर अपन ने 0 देखा, अभी अगली संख्या को उतारा, क्या फिर भाग जा रहा है, फिर अपन ने अगली 0 लगा के भी किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 9 आ रहा है। तो 9 को घटाने से संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सी इसमें क्या घटाए क्या जोड़े, ताकि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आराम से रिमाइंडर 9 आ रहा था, ठीक है, तो आराम से 9 घटा दो, इस संख्या में से 9 घटा दो, तो वो संख्या जो 99 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 111 है, ठीक है, पहली बार 9 बार गया, 999 आया, 001 बचा। अब सवाल की बात है, अगली संख्या उतारोगे तभी भाग नहीं जा रहा, अगली संख्या उतारो तभी भाग नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान से समझना, अगर रिमाइंडर पूछ लेता है तो स्वाभाविक सी बात है, ये घटाने पे क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें से 100 घटा लो तब भी 111 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोल देंगे भाई यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितने जोड़ने पर ये पूर्णतः विभाजित होगा, तो याद रखना 11 जोड़ दोगे, तो ये 100 में अगर 11 जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है वो संख्या विभाज्य होगी। अभी निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में से 100 को घटाते हैं इसमें से, जब घटाओगे तो वो संख्या आ जाती है कि जिसके जोड़ने पर, याद करो मैं वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा था ये वो वाला ही कॉन्सेप्ट। अभी संख्या में 11 जोड़ दो तो ये पूर्णतः 111 से विभाजित होगी। अब देखो यूपीएससी ने इस पे भी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ याद रखना। नोट, किसी भी अंक को 3 या 3 के गुणजवाल लिखने पर बनी संख्या हमेशा 3 और 37 से विभाजित होती है। देखो यही चीज़, अब देखिए नोट्स मेरे पिछले साल के थे, पर अब की बार यूपीएससी ने फिर यही क्वेश्चन आया यूपीएससी 2024 में। तो याद रखना कि जब इस टाइप का होता है 111 कोई संख्या बार बार लिखी रहती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना वो 3 और 37 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ है, अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी है तो ये याद रखना 7 से, ठीक है, 11 से और 13 से डिवाइड होगी जब 6 संख्या रिपीट हो रही है सेम। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगी, क्योंकि जब इस संख्या को आप लिखोगे ना तो इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है, तो इस कारण से 7, 11, 13 से डिवाइड होता है। अब ऐसी कोई चीज़ हो जैसे ABC अलग अलग तीनों संख्या हो, और ऐसे इस मान लो गुणा किया जा रहा है, मान लो इस टाइप से आ रही है ABC, जैसे 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, तो याद रखना कि ये जो है ये भी 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है इस लॉजिक का, 2024 में यूपीएससी ने इसी लॉजिक का क्वेश्चन पूछा। अगर मान लो ऐसे हो AB करके, तो ये चीज़ याद रखना, ये जो है किस किस से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, 2 से भी, 4 से भी विभाजित होगा, 7 से भी, 14 से भी और 28 से भी विभाजित होगा। तो ये चीज़ याद रखना जब इस फॉर्मेट में लिखा हो। ठीक है, दूसरी बात अपन ये सीख लिए थे, उधर याद करो जो डिविजिबिलिटी वाला रूल थे, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, और 7 की पावर 4 भी 1 होता है, और 7 की पावर 0 है जो भी 1 होता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो 2 की पावर 4 वाला भी अपन देखो, 2 की पावर 4 कितना आता है, 6 आता है 16, पर 2 की पावर 0 करोगे तो वो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पर 2 के लिए वही है, 2 के लिए अगर पावर 0 हो तो शेषफल 4 लिखना है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, अगर 2 की पावर 0 है तब आप शेषफल अगर पूछ रहा है तो 4 लिखोगे, जैसे वही चीज़ है यहाँ पे किया अपन ने। ठीक है, आखिरी के, अब देखो इसको तोड़ लिया इसने, 2 की पावर 32 किया। ठीक है, 2 की पावर 32 लिया अपन ने, 2 की पावर अगर मान लो कि 0 आ रहा है, क्योंकि पूरा देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो ऐसे 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे अपन, 2 की पावर इसको 4 अज्यूम करके चलेंगे, तो यहाँ पे याद रखना कि 6 रिमाइंडर होगा। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो उसको 4 मान के करोगे आप क्वेश्चन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो यही होता है आखिरी में, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, एग्जाम में देखने की चीज़ें जरूरत पड़ती है, तो उसमें से ये चीज़ एक है, क्योंकि आप नॉर्मल अगर उसी तरीके से कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे देखो पॉइंट नंबर 14 है नंबर ऑफ फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। अब इससे यूपीएससी ने 2023 में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे थे इसी कॉन्सेप्ट से, और अब की बार यूपीएससी ने पूछे।
तो मैं पहले बता रहा था कि देखो प्राइम जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे प्राइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो 12 के जो है फैक्टर मतलब जो संख्या जिससे डिवाइड होती है, अब ये किसी किसी डिवाइड हो रही है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। सब एक सी बात है। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और यहाँ पे, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से करोगे 12 में 2 का भाग दिया, 6 आया, फिर 2 का 3 दिया, तो ऐसे आया। फिर इनके जो अभी सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के इनका योग करो, 1 2 3, ठीक है। तो दूसरी बात है 1 2 3, ठीक है, वही आया। भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, भाजकों गुणनखंड संख्या तो 6 है, तो ये अपन ने देख ही लिया था। यही चीज़ याद रखना, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो 3 है, ठीक है। और भाजकों या गुणनखंडों की संख्या फैक्टर पूछ रहा है तो 6 होंगे। विषम भाजकों की संख्या कितनी है? 2 है, 1 और 3 है, ठीक है। समभाजक कितने होंगे? 4 होंगे, तो माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? वैसी सी बात है, अभाज्य गुणनखंड ये वाला, तो इसके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 भी आप लिख सकते हैं। अब मान लो कि यही क्वेश्चन अपने को दे दिया है, अगर इसमें फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने, तो प्राइम फैक्टर मैंने बोला था इनको जोड़ लो। 3, देखो ये भी प्राइम नंबर है, 2 5, 1 6, अभी 11 भी प्राइम नंबर है, 8, ठीक। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बस क्या करोगे आप, इनमें सब में +1 करके इनको सबको वापस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। ये चीज़ यार देखो, यहाँ पे भी अगर आप करोगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 2 की पावर, तो इंटू 2 इंटू 3 मतलब 1 जोड़ दो और उसको गुणा कर दो, नहीं सॉरी 3, और यहाँ पे इसको एक को इसमें 1 जोड़ दो 2, तो देखो कितना आ गया 6, ये आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लग रही है। ऑड नंबर फैक्टर निकालना हो तो ऑड नंबर फैक्टर तो वैसे निकालेंगे, ऑड जो संख्या है उसमें जो है 1 जोड़ोगे तो ये 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 2 हो गया है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू, अभी देखो ये ऑड नंबर है तो ये भी 3 से, तो ये करो 3 3 9 18। अब इवन नंबर फैक्टर निकालना हो तो इसमें से ये टोटल जो है इसमें से 18 घटा दो, 54 आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है इस चीज़ पे, ये चीज़ याद रखना। आता परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग वाली बात आती है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण घन भी होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 होता है, ठीक है। ऐसे अपन आराम से निकाल सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। 3 का स्क्वायर अपन निकालते हैं, 3 का 4, 3 की पावर 3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए। 3 की पावर 12 है, 3 की पावर 17 नहीं है। पर अब देखो पूर्ण वर्ग कब बन जाएगा, इवन पावर कब बनेगी, जब 1 3 से गुणा कर देंगे। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये भी नहीं है। तो अगर मान लो गुणा करने बोले तो 3 से गुणा, भाग देने के लिए बोले 3 से भाग देने पर ये है जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे पूर्ण घन के लिए लगेगी। पूर्ण घन क्या होता है, जब विषम संख्या रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये सब है, ठीक है, ये सब पूर्ण घन है, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर 1/3 करोगे तो उससे बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक है, 5 की पावर 17 नहीं, मतलब 3 का मल्टीपल होना, सॉरी 3, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 3 का मल्टीपल नहीं है, देखो 3 का मल्टीपल बनाने के मतलब नज़दीक कौन है, 18, तो 18 को 5 से 1 से 5 से गुणा करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर डिवाइड करने की बात बोले तो 5 का 2 पावर से घटा, तो याद रखो मैंने बोला ही था 5 की पावर 17, 5 की पावर 2 हो, तो इसको क्या करना है, 5 की पावर 17 इंटू 5 की पावर -2, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 15, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इस चैप्टर का ये आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, लगभग हर साल वो एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है। भाई शून्यों की कितनी संख्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 1-2 सालों से रिपीट नहीं हुआ, तो मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे 1 से लेके मान लो कि 50 तक दिए, तो कितने जीरो आएगा, तो याद रखना जीरो जो डिसाइड होता है वो 2 और 5 से डिसाइड होता है, क्योंकि 2 और 5 मल्टीपल हो गए तभी तो जीरो बनता है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, इसी से डिसाइड होगा कि कितने जीरो आएंगे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के लिए क्या करोगे, जब आखिरी संख्या उसको डिवाइड करते चलो, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, फिर 25 को डिवाइड करो 2 से, फिर कितना है 12, फिर 12 को 2 से डिवाइड करो 6, ठीक है। फिर 6 को 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 को 2 से डिवाइड करो 1, जब तक आखिरी में 1 नहीं आ जाता तब तक करोगे। अब इनको जोड़ोगे टोटल, तो याद रखना कि इस चीज़ में 2 कितनी बार आ रहा है, 47 बार आ रहा है, ठीक। वही सेम चीज़ 5 के लिए अपन करेंगे, भाई 5 कितनी बार आ रहा है, 5 के फिर 50 को 5 से डिवाइड करो 10 है, 10 को फिर 5 से करो 2 आ गया,
अब सवाल बता आगे डिवाइड नहीं होगा, वहीं तक करेंगे। तो टोटल 5 कितनी बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो जीरो डिसाइड कैसे होगा भाई, जितने 5 हो गए उतने 2 होने चाहिए। अब यहाँ रखना कि यहाँ पे 5 जो है 12 ही है, तो स्वाभाविक सी बात है 12 ही 2 चाहिए अपने को, तो उसी से कितनी संख्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या 12। अतः शून्यों की संख्या 12 होगी, और वो किस पे निर्भर करेगा, 5, क्योंकि जो जिस पे कम होता है उस पर निर्भर करता है। कई बार हो सकता है 2 भी कम दिया हो, ठीक है। अब जैसे इसी में चीज़ में देखो, अब ये वाली चीज़ है, अभी सिंपल सा दिया था, यूपीएससी ने 2018 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अपन 5 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × ऐसे करके ले सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं अपन आराम से। अब यहाँ देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 6 बार आ रहा है, तो अपने को बस 5 के जो कम होता है उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। तो 5 3 बार आ रहा है, तो कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। वही चीज़ अब यहाँ देखो, ये 2 का मल्टीपल है पूरा, ये 2 का ही मल्टीपल बनता जा रहा है। तो अपन पहले तो इसको इस तरीके से पैटर्न में तोड़ेंगे कि भाई सीक्वेंस बने, याद करो इस वाले पैटर्न में। तो इस वाले पैटर्न में बनाने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, 2 × 1 ऐसे करके बनाएंगे। तो ये 1 × 40 तक होगा, देखो ये 1 2 3 ऐसे 40 तक जा रहा है, और ये 2 × 2 40 बार होता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, इससे देखो यहाँ पे 40 तो 2 ये है, ठीक है, और क्या है आगे। अब ये जो 40 है इससे भी अपन, अब स्वाभाविक सी बात है 2 तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो 2 निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 5 की संख्या निकालो। 5 की जगह अपन क्या करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं, 8 है, फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो अतः जो 9 है कितनी बार, अब किस पे डिपेंड करेगा, टोटल 9 5 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, ये तो बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार डिसाइड होगा ना, जो कम होता है उसी अनुसार डिसाइड होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा एक अलग 2 और कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझो। 1 3 5 और 75 है, ठीक है। अब याद रख लें कि यहाँ सारी संख्या विषम है, तो 2 एक बार भी नहीं आएगा, अतः शून्यों की संख्या यहाँ पे 0 होगी। 5 तो आ रहा है, 5 तो बहुत बार आएगा, पर मैंने क्या बोला, जो कम होगा। अब ये सारी विषम संख्या है, तो 2 तो एक बार भी नहीं आएगा, तो 2 0 बार आएगा, तो शून्य की संख्या भी कितनी होगी, 0, मतलब कोई शून्य नहीं होगा। अब देखो यहाँ 10 20 है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 × 10 आप ऐसे लिखोगे। अब देखो ये चीज़ याद रखना, वही तोड़ने वाला तरीका है, ठीक है। अपन ऐसे किए, यहाँ तक बना, ठीक है, और यहाँ पे ये है, ठीक है, ये 8 बार आ रहा है। अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें एक हर में एक में 1 5 आ रहा है, तो ये यहाँ पे 5 तो जो है 8 बार तो जरूर होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 के बारे में, और यहाँ से एक जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जो है 8 का देखो यहाँ पे जो है, रुको 1 मिनट, हाँ 10 जो है 8 बार आएगा, तो 8 बार तो समझ बात है, यहाँ पे 5 जो 8 बार होगा, 8 बार ही 2 होगा, और यहाँ से जो है अपना जो है 5 का तो करोगे तो 1 यहाँ से आएगा, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 बार तो यहाँ से आ रहा है 5, 1 यहाँ से आ रहा है, तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना। जब कोई समान पैटर्न ना हो तो 5 और 2 के दोनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर उसके अनुसार शून्यों की संख्या निकालेंगे। याद करो जो यूपीएससी 2018 में विषय रोजी को पूछा था, तो वहाँ पे अपन थोड़ा मल्टीपल उस तरीके से करके देख लेंगे, मतलब ये इस तरीके की बात कर रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन, तो अपन उसका मल्टीपल निकाल के करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा दिया हो, ठीक है, तो फिर आप मान लो कि इसको ऐसे तोड़ लोगे, ठीक है, तोड़ लिया, ठीक है, फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा 55 से, 11 के पे 11 को फिर 5 से करेंगे, 2 करेंगे, तो टोटल कितना है 13। अब ये चीज़ आ रहा है 13 तो 5 यहाँ पे आएगा, 13 ही 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि ये इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो 13 13 26 हो गए, ठीक है। अब 5 जो है 26 बार आ रहा है, अब 2 तो बहुत बार आएगा इसमें, ठीक है, 2 को निकाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो आंसर आएगा शून्यों की संख्या 26, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये सेम चीज़ है, वही 65 को डिवाइड करो। अब यहाँ पे देखो पावर 3 है, तो बस 3 का जो ये आएगा, ये टोटल कितना है 15 है, 15 × 3 कर दो 45 जो है शून्यों की संख्या आ जाएगी। अब आगे देखो 2 × 3 50 में 3 कितनी बार आएगा, ये तो अपन शून्य के बारे में देख रहे थे, भाई शून्य कितनी बार आएगा। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, 3 का निकालने के लिए जो ये है, इसमें अपन जो है 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 जो है 3 का मल्टीपल उसी अकॉर्डिंग आएगा। 16 है पे 16 को फिर 3 से डिवाइड करो 5, फिर 5 को फिर से डिवाइड करो, तो ये रखना टोटल जो है 3 कितनी बार आएगा 22 बार। तो जब 3 की बात पूछे 3 कितनी बार आ रहा, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से निकलेगा, ठीक। अब आगे देखो इस टाइप का फैक्टोरियल वाला दिया होगा, तो याद करो मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें था कि आप किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। पर मान लो सिंपल से अपन 1 लेके चलते हैं, 7 कितनी बार आता है, इसका एन की पावर है कि आप कितनी बार, तो एक बार मान लो लेके चले, तो 45 में 6 का आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 6 42, तो ये 7 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। भाई 7 के बारे में पूछ रहा है कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक 21 कितनी बार आएगा, अब 21 कितनी बार आएगा, तो 21 कैसे आता है 7 × 3 का आता है,
तो 7 और 3 वाला रूल लगा दो, यहाँ पे 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ये 14 आया, फिर 14 को 2 से 7 से डिवाइड करो 2 आए, 16 आया, ठीक है, 16 बार 21 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो बहुत बार आएगा, तो जो कम होता है उसी के अनुसार अपन डिसाइड करते हैं, ये चीज़ याद रखना। संख्याओं का में अंकों का मान, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, पर ठीक है। जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 3 का जातीय मान कितना है, ठीक है, 3 है यहाँ पे, ठीक है, वहीं 6 का मान 6 का जातीय मान कितना है, जातीय मान मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है, 6 ही है, ठीक है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 का स्थानीय मान कितना, अब 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए याद करो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आ रहा है तो 300 है। विशुद्ध मान एब्सोल्यूट मान कितना था, 12 और -12 का विशुद्ध मान 12 है, उसको प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसे कोई काम का नहीं है, ठीक। संख्या के साथ खेलना, ये मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे अपने, ठीक है, ये अब नहीं, ये अब मैंने खुद से अपने जो नोट्स बनाए वहाँ से। अब देखो ये 8th क्लास का आखिरी चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलने वाला, यहाँ से यूपीएससी पूरा 4 से 5 क्वेश्चन पूछती है, तो इसीलिए मैं क्यों बोला था कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। व्यापक रूप में संख्या लिखते हैं, तो जैसे ए बी है, तो आप ए बी को कैसे लिखो, ये इकाई अंक है, तो इकाई अंक तो भाई 10 के बाद 0 से तो 1 ही आ जाएगा, तो ये दहाई का अंक है, तो दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ याद रखना ए बी का अर्थ ये नहीं है इंटू बी, ठीक है, संख्या है, बी है तो बी है, वही सेम चीज़ ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब 52 है, 52 को लिखोगे तो वही सब सेम चीज़ है। ए बी सी है तो ये भाई सैकड़े का अंक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है। सी ए बी तो उस तरीके से आएगा, 351 तो उस तरीके से लिखेंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 में पूछा, लगभग पहले पिछले सालों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सको, अंकों पलटना, 2 अंकों की संख्या कितनी बनेगी, इस टाइप से। तो ए बी है और फिर पलट दिए बी है, अभी बोल रहा है कि मान लो जोड़ दिया जाए, तो याद रखना कि ये बनता है, ठीक है, घटाने से भी, अतः प्राप्त योग सदैव 11 का गुणज होगा। यदि हम योग से 11 से भाग देते तो भागफल a + b प्राप्त होता है, यह भागफल चुनी गई संख्या ए बी के अंकों के योग के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात तो दिख ही रहा है। अगर मान लो कि जब ए जो है बड़ा हो, इस कंडीशन में आपको मानना पड़ेगा, और जब अपन घटा रहे हैं तो ये याद रखना 9a - b आता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ गायब हो गया, एक बार नोट्स में से देख के बताता हूँ, प्रिंट आउट उन्होंने अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। हाँ, मतलब यही बता रहा है कि जब यहाँ पे मान लो a = b है तो हमेशा याद रखना कि 0 आएगा, बस वही चीज़ है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, परिणामी संख्या जो है, परिणामी संख्या 9 से विभाज्य है, प्रत्येक स्थिति में 1 अतः शेषफल 0 है, ठीक है। 1 मिनट हो गई, एक क्या है यहाँ पे, हाँ, अगर मान लो कि ये सब ऐसी बात है, इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो सब ऐसी बात है, वो क्या होगा, ठीक है। यदि हम घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 से भाग देते तो हमें अगर a > b है या a <b के अनुसार a - b या b - a प्राप्त होता है, तो ये नॉर्मल वाली बात है। अंकों को पलटना, तो ये a b c है तो c b a हो जाएगा, ठीक है। इफ c बड़ा तो ये सब ऐसा होता है 99 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर a बड़ा होगा तो 90 a - c आएगा, तो वो यहाँ पे फर्क पड़ता है। अब ये चीज़ याद रखना कि 3 अंकों की संख्या जो है 99 से डिवाइड होगी। इफ a और c, अगर a = c है तो उत्तर क्या, अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये समझ होती है 0 हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में परिणामी संख्या 99 से विभाज्य है, इसलिए शेषफल 0 प्राप्त होता है एवं भागफल जो है c - a आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने एनसीईआरटी से बनाया हुआ है। दिए हुए 3 अंकों से 3 अंकीय संख्या बनाना, तो वही सेम चीज़ है, ABC C AB BC, ठीक है। आप ABC ले सकते हो, CAB ले सकते हो, BCA ले सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल जो है 111 आएगा, और a + b, और ये याद रखना, एक अपन सीखे थे 111 किससे डिवाइड होता है, 37 और 3 से, और AB + c जो है 37 से विभाज्य होगा। अब 3 अंकों वाली सभी संभव संख्या ABC के द्वारा बनेगी संख्या को योग 37 से विभाज्य होता है हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ये आएगा, एक क्वेश्चन है यूपीएससी में, तो ये दशमलव 2 3 7 ले लिया अपन, कितना भी कर लो, जो 72 है उससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये चीज़ याद रखना। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 70, अब ये चीज़ याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 37 से डिवाइडेड होगा, ठीक। अब आगे देखो अंकों के लिए अक्सर क्या होता है, ठीक है। प्राय हम जो है योग और गुणन की समस्या तक सीमित रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि योग और गुणन में ही
होगा ये चीज़। ऐसे पहले को हल करते समय अपनाए जाने वाले 2 नियम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैंने बोला था ना 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये 8वीं क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। तो ये चीज़ याद रखना, पहले आप क्या ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए, ये यूपीएससी पेपर में लिखता है। एक अंक केवल एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और एक संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखना, एक संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता। इस प्रकार हम संख्या 63 को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 63 लिखेंगे। एक पहले का केवल एक ही उत्तर होना चाहिए, यही यूपीएससी भी देता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो और क्या होता है, यदि कोई संख्या जो है किसी संख्या m से विभाज्य है तो वह m के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। जैसे मान लो ये कोई संख्या 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित है, इसका जो गुणनखंड होता है 2 और 3, वो उससे भी विभाजित होगी, ठीक, वही सेम चीज़ है। यदि xn को x+1 से विभाजित किया जाए तो 2 कंडीशन बनेगी। यदि n अगर सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा याद रखना क्या होगा, तो ये याद करो, अपने सीखा भी था 9 and 8 वाला, याद आया, वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 17 के बाद 300 है, सम संख्या है तो रिमाइंडर डायरेक्ट 1 करोगे। यदि मान लो विषम संख्या है तो रिमाइंडर, मतलब जो एक मिनट जो x रहेगा, मतलब जो ये संख्या रहेगी वही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगर मान लो ऐसा दिया हो x+1 की पावर n अपन x से विभाजित किया जाए तो शेषफल सदैव एक ही प्राप्त होता है, तो ये चीज़ याद रखना। 18 को 19 से 17 से भाग देखो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, यहाँ पर उधर भी सीख चुके हैं। दूसरा an प्लस bn को a प्लस b से विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो, तो याद रखना कि तभी होगा जब n एक विषम संख्या हो। यहाँ पे 3 आ गया या 1 आ गया, ठीक है, तो a प्लस बी से बस समझ में, जैसे 1 ले लो, 1 ले लोगे तो समझ में a प्लस बी से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर an माइनस bn है तो a प्लस बी से विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या हो, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, an माइनस बी एन है, ठीक है, a माइनस बी से सदैव विभाजित होगा, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया, ए बी से विभाजित होगा यदि एक विषम संख्या हो, ए बी सी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। बोडोमास का नियम भी यूपीएससी जैसे आपके 2024 में भी पूछ लिया था, बोडोमास रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक होता है, ठीक है। आर का मतलब रेखा कोष्टक होता है, नहीं सॉरी कोष्टक होते हैं, बी का मतलब कोष्टक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक होता है और एक छोटा कोष्टक होता है। मंझला कोष्टक भी ऐसे करके बनाते हैं और बड़ा कोष्टक ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो उनको होता है, ओ का मतलब ऑफ है, इसका मल्टीपल ही होता है, मतलब डी का डिवीजन होता है, एम का मल्टीप्लिकेशन होता है गुणा, ए का एडिशन होता है, ठीक है, एस का सबसेक्शन होता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब आंसर आता है। घातांक वाले नियम, ये नॉर्मल चीज़ है, आधा समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। अब ऐसे मैंने बताया था, ये की पावर -n हो जाएगा। अब जब देखो मान लो आधार समान है और ये है तो ये घातें भी समान हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखो जब घातें समान है तो आधार समान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये मैंने बोला था पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है और इधर उधर भी हो जाती है। एक की पावर -m है तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, जब ये इसको आप ऊपर लेके जाते हो तो एक की पावर -m बनता है, ठीक है। अब ये m है तो इसको दोनों डिवाइड कर दो, या मान लो b माइनस a कर दो तो -1 आएगा, तो -m जो है इससे गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। और a की पावर 0 1 होता है और a की पावर 1 जो है यही ही होता है। करने वाले नियम भी आपने सीखा ही होगा। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसका 3 है तो इसका मतलब स्वाभाविक होता है 1/3 होता है। अगर यहाँ पे n लिखा है तो ये 1/n होगा, तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर a भी धनात्मक परिमेय संख्या है तथा mn धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो ये सब नॉर्मल फॉर्मूले हैं। अब देखो इसको सेम चीज़ है, मैं जैसे करके बता देता हूँ। अपन क्या सीखे थे, इसका मतलब क्या होता है 1/n होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे n है तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लगाओगे। अब जब इस तरीके से होते हैं दोनों मल्टीपल में चले जाते हैं, ठीक है, तो या इधर भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे n है, ठीक है। अगर ये देखो इस तरीके से भी लिखोगे, एक बार है ना एक क्वेश्चन था आप दृष्टि में मिलेगा आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें ये चीज़ रखना इस तरीके से करना ही पड़ेगा, तब जाके वो उसको सॉल्यूशन निकलता है। अभी देखो ये दोनों चीज़ है तो सब ऐसे दोनों रूट में आ जाएगी, ठीक है, और ये ऐसा है कि तो दोनों पावर जो है डिवाइड हो जाएगी, तो नॉर्मल है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो एन में पद तक ये क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि सब जो है सब ऐसी बात है। देखो ध्यान समझना, ए करके 1/n है, 1/n प्लस ऐसे होता जाएगा तो और टोटल अगर n तक है तो n/n हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख बीजगणितीय सूत्र ये आपको पता होना चाहिए। x³ + 1/x³ क्या होता है, x + 1 1/x³ माइनस 3x + 1, वही फॉर्मूला है जो a + b का क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। x क्या प्लस 1/x², तो इसको भी वही सेम चीज़ है, उसी a + b का होल स्क्वायर है, उसी से लिखा गया है। तो सिंपल सा अगर याद रखते हो तो ज़्यादा फायदा होता है, बस और कोई चीज़ नहीं है।
अब ये चीज़ देखो अपन आंसर एनसीईआरटी में सीखे थे। दूसरी बात यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम या घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। अब देखो यूपीएससी ने अब की बार भी इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा था 2024 में। तो अब 2013 का क्वेश्चन देखो, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं जो ये मैंने एनसीईआरटी से लिखी है, आपको पता होना चाहिए। 100 का मतलब होता है 10 दहाइयाँ, मतलब स्वाभाविक सी बात है। 100 है तो 100 को कैसे लिखे, 10 × 10, ठीक है, 10 दहाइयाँ। 1000 है तो 100 10 × 100, तो 10 × 100 करोगे तो 1000 बन जाएगा, या 100 दहाइयाँ कर लो, ठीक है। 4 1 2 3 4, ये तो 10,000 बन जाएगा। मतलब 10 दहाइयाँ 100, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो। 10 दहाइयाँ का मतलब होता है 1 जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 1 लाख है तो 100,000, तो 1000 के लिए कितने जीरो, 3 जीरो, या 100 लगाओ हैं 2 जीरो, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 1 करोड़ है तो 100 लाख बराबर या 10,000 होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़, अब ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो जानते हैं अपन याद रखना। मिलीमीटर वाला अपन नहीं जानते, तो ये चीज़ रखना। 1000 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, पर तो मिलीमीटर में चेंज कर दोगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम भी होता है। तो ये पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समर्थ है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिखा था, पर इतना कुछ नहीं। पूर्ण संख्या व्यंकलन घटाने के अंतर्गत समर्थ नहीं होती है। पूर्ण संख्या विभाजन भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। पूर्ण संख्या विभाजन शून्य से विभाजित, 1 मिनट रुको, पर ये नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, विभाजित परिभाषित नहीं है, वही नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपका देखो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो एक यार जो दृष्टि वाली जो मैंने बुक दी थी, उसके आपको जो तीनों चैप्टर है नंबर सिस्टम के, तीनों बन जाएंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको भेज ही दिया है, उसमें से आप देखो, आपको हेल्प मिल जाएगी। अब मैं क्या कराऊंगा आपको, पीवाईक्यू कराऊंगा नंबर सिस्टम के, अपन करेंगे 2011 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन अपन नंबर सिस्टम वाले करेंगे। तो एक साथ करोगे तो वो पैटर्न भी समझ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपन।